क्या होता है जब एक इंसान को, खासकर एक औरत को, समाज के बनाए नियमों के खिलाफ जाने पर मजबूर कर दिया जाए? मुंशी प्रेमचंद के मशहूर नॉवल सेवा सदन में हम सुमन से मिलते हैं, एक ऐसी ही औरत जो एक रात खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। चलिए सुमन की इस कहानी को और करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है सुमन की इस दर्द भरी गुहार से। ये शब्द उसने अपनी सहेली सुभद्रा से कहे थे उस वक्त जब उसे लग रहा था कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इन शब्दों में जो बेबसी और हताशा है ना, वो शुरू से ही कहानी के माहौल को बहुत गंभीर बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि सुमन इस हालत में आखिर पहुंची कैसे? ऐसा क्या हो गया था उस रात? आइए देखते हैं उस घटना को जिसने उसे अपने ही घर में बेगाना कर दिया। वजह तो इतनी मामूली थी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। सुमन बस अपनी सहेली सुभद्रा के घर से जरा देर से लौटी थी और बस इतनी सी बात पर उसके पति गजाधर ने घर सर पर उठा लिया। गजाधर ने उसे सिर्फ डांटा नहीं बल्कि जलील किया और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया और साथ में ये भी सुनाया कि वो उसे पालता है, इसलिए सुमन को उसका हर हुक्म मानना ही होगा। ये घटना साफ दिखाती है कि उस रिश्ते में कितनी कड़वाहट और गैर बराबरी थी जिसने सुमन को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब घर से बेघर होकर सुमन सीधा अपनी सहेली सुभद्रा के पास पहुंची। सुभद्रा पंडित पद्म सिंह शर्मा की पत्नी थी। सुमन को एक उम्मीद थी कि कम से कम यहां उसे सहारा मिलेगा, एक महफूज पनाहगाह मिलेगी। लेकिन यहां सुमन को दो एकदम अलग तरह के बर्ताव देखने को मिले। एक तरफ तो उसकी सहेली सुभद्रा थी जिसने उसे फौरन गले लगाया, तसल्ली दी और वादा किया कि वो उसके पति से बात करेगी। और वहीं दूसरी तरफ थे सुभद्रा के पति पंडित पद्म सिंह, जिन्हें अपनी समाज की इज्जत की फिक्र सताने लगी। उन्हें यह बात बहुत अजीब लगी कि एक पराई औरत को उसके पति की मर्जी के बिना घर में कैसे रखा जाए। और देखिए, बहुत जल्द ये मामला सिर्फ घर के अंदर का नहीं रहा। पंडित जी जिस बात से डर रहे थे वही हुआ। बात घर की चारदीवारी से निकलकर पूरे समाज में फैल गई और एक बड़ा मुद्दा बन गई। जैसे ही गजाधर को पता चला कि सुमन पंडित पद्म सिंह के घर पर है, उसने अफवाहों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो गली गली जाकर पंडित शर्मा को बदनाम करने लगा। लोगों को ये बताने लगा कि पंडित शर्मा ने उसका घर तोड़ा है। और यहीं पर उस समय के समाज का दोहरापन एकदम साफ नजर आता है। सुमन को याद आता है कि यही पंडित शर्मा जो आज इज्जत की दुहाई दे रहे हैं, कुछ ही दिन पहले एक वेश्या के यहां मुजरे में बड़े खुश होकर बैठे थे। तब उनकी इज्जत को कोई खतरा नहीं हुआ था, लेकिन आज एक बेसहारा औरत को पनाह देना उनकी प्रतिष्ठा पर एक बड़ा दाग लगा रहा था। और आखिरकार अपनी इसी इज्जत को बचाने के लिए पंडित शर्मा ने इंसानियत से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने अपने नौकर जीतन को बुलाया और हुक्म दिया कि सुमन से कह दो वो फौरन ये घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि उसके यहां रहने से उनकी बहुत बदनामी हो रही है। ये शब्द सुमन के मन में किसी तूफान की तरह गूंज रहे थे। ये उसकी कड़वाहट थी, धोखे का एहसास था और समाज के इस पाखंड पर उसका गुस्सा था। जिस इंसान को वो इतना भला और प्रतिष्ठित समझती थी, उसी ने अपनी झूठी शान के लिए उसे बीच सड़क पर ला खड़ा किया था। पंडित शर्मा का दरवाजा भी अब बंद हो चुका था। सुमन एक बार फिर सड़क पर थी, अकेली। अब वो एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर खड़ी थी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बस यही एक सवाल था जो उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी था। बेघर, अकेली, जिसे समाज ने भी ठुकरा दिया, वो आखिर जाती तो कहाँ जाती? पति के घर तो वापस जा नहीं सकती थी और रिश्तेदारों से भी कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। जब समाज के सारे शरीफ दरवाजे एक एक करके बंद हो गए तो सुमन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। वो शहर की एक जानी मानी तवाइफ भोली के घर की तरफ चल पड़ी। शायद यही एक दरवाजा था जो उसे अब भी खुला दिख रहा था। भोली के घर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे सुमन की दुनिया ही पलट गई हो। उसने जो कुछ वहां देखा वो उसकी अपनी पुरानी जिंदगी की घुटन से एकदम अलग था, बिल्कुल उलट। भोली का कमरा वो ऐशो आराम से भरा हुआ था। चांदी का पानदान, चांदी की तश्तरियां, जमीन पर कीमती कालीन और मसनद, दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें और शीशे का सामान। ये सब देखकर सुमन तो बस दंग रह गई। उसने ऐसी शानो शौकत की कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यहां सुमन की मुलाकात सिर्फ दौलत से नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से अलग जिंदगी जीने के तरीके से हुई, एक अलग फलसफे से। भोली ने सुमन के सामने एक ऐसा रास्ता रखा जो समाज की नज़र में तो यकीनन गलत था,
लेकिन उसमें एक अजीब सी आज़ादी थी। ये भोली की जिंदगी का मूल मंत्र था। उसका मानना था कि जिंदगी जैसी कीमती तोहफा रो रो कर और दुख सहने के लिए नहीं मिला है। ये सोच सुमन के लिए बिल्कुल नई थी, जिसने अब तक तो बस अपमान और दुख को ही अपनी किस्मत मान लिया था। भोली ने सुमन को जैसे आत्मनिर्भर होने का एक पूरा प्लान बता दिया। पहला कदम, उस जिंदगी को लात मारो जहां तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। दूसरा, भगवान ने जो हुनर और खूबसूरती दी है उसका इस्तेमाल करो। और तीसरा, इतना पैसा कमाओ कि समाज के सबसे ताकतवर लोग भी तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। अब सुमन के दिमाग में एक जबरदस्त कश्मकश चल रही थी। वो भोली की इस ऐशो आराम और आज़ादी वाली दुनिया की तुलना गजाधर के साथ अपनी उस अंधेरी कोठरी जैसी जिंदगी से करने लगी। एक तरफ गुलामी थी और दूसरी तरफ एक ऐसी आज़ादी जिसकी शायद एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। और इस कहानी के विश्लेषण को हम यहीं इस बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। सुमन के सामने दो रास्ते थे। एक वो जिसमें अपमान तो था, लेकिन समाज की नज़रों में एक तरह की सुरक्षा थी। और दूसरा रास्ता था जोखिमों से भरा, लेकिन वो आज़ादी का वादा करता था। उसे क्या चुनना चाहिए था? और ये सवाल सिर्फ सुमन का नहीं था, बल्कि शायद उस दौर की हर उस औरत का था जिसे समाज ने किनारे पर धकेल दिया था।